घर में जब तक बीजी और बाबूजी जिंदा थे और सुमन की शादी नहीं हुई थी, तब तक सुरेश और वंदना को बे औलाद होने की उदासी का एहसास इतना गहरा नहीं था। घर की रौनक उदासी के एहसास को काफी हद तक हल्का किए रहती थी। लेकिन सुमन की शादी के बाद पहले बाबूजी, फिर बहुत जल्द ही बीजी की मौत के बाद हालात एकदम से बदल गए। घर में ऐसा सुनापन आया कि सुरेश और वंदना को बे औलाद होने का एहसास कटार की तरह चुभने लगा। उन्हें लगता था कि ठीक समय पर कोई बच्चा गोद न लेकर उन्होंने बहुत बड़ी गलती की, लेकिन इसे गलती भी नहीं कहा जा सकता था। अपनी औलाद अपनी ही होती है। इस सोच के साथ वंदना और सुरेश आखिर तक उम्मीद का दामन थामे रहे, लेकिन उनकी उम्मीद पूरी नहीं हुई। कई रिश्तेदार अपना बच्चा गोद देने को तैयार भी थे, लेकिन उन्होंने ही मना कर दिया था। उम्मीद के सहारे एक एक करके 22 साल बीत गए शादी को। अब घर काटने को दौड़ता था। भविष्य की चिंता भी उन्हें सताने लगी थी। इस मामले में सुरेश अपनी पत्नी से अधिक परेशान था। आस पड़ोस के किसी भी घर से आने वाले बच्चे की किलकारी से वह बेचैन हो उठता था। बच्चे के रोने से उसे गले लगाने की ललक जाग उठती थी। सुबह सुरेश और वंदना अपनी अपनी नौकरी के लिए निकल जाते थे। दिन तो काम में बीत जाता था, लेकिन घर आते ही सूनापन घेर लेता था उन्हें। सुरेश को पता था कि वंदना जितना जाहिर करती है उससे कहीं ज़्यादा महसूस करती है। कभी कभी वंदना के दिल का दर्द उसकी जुबान पर भी आ जाता। उस वक्त वह अतीत के फैसलों की गलती मानने से परहेज भी नहीं करती थी। वह कहती, क्या तुम्हें नहीं लगता कि अतीत में किए गए हमारे कुछ फैसले सचमुच गलत थे? सभी लोग बच्चा गोद लेने को कह रहे थे। हमने ऐसा न करके, उनकी बात न मानकर कहीं गलती तो नहीं की? फैसले गलत नहीं थे वंदना, समय ने उन्हें गलत बना दिया, कहकर सुरेश चुप हो जाता, क्योंकि सुरेश को विश्वास था कि वंदना जरूर माँ बन जाएगी। ऐसे में वंदना की आंखों में एक घनी उदासी उतर जाती। वह कहीं दूर को सोचते हुए सुरेश के सीने पर सिर रखकर कहती, आज तो हम दोनों साथ साथ हैं, एक दूसरे को सहारा भी दे सकते हैं और हौसला भी। मैं तो उस दिन के ख्याल से डर जाती हूँ जब हम दोनों में से कोई एक नहीं होगा। तो क्या तब भी कुछ नहीं होगा? किसी न किसी तरह दिन बीत जाएंगे, इसलिए ज़्यादा मत सोचा करो। सुरेश पत्नी को समझाता, लेकिन उसकी बातों में छिपी सच्चाई को जानकर खुद भी बेचैन हो उठता। भविष्य तो फिलहाल दीवार पर लिखी इबारत की तरह एकदम साफ था। सुरेश को लगता था कि वंदना भले ही जुबान से कुछ न कहे, लेकिन वह किसी बच्चे को गोद लेना चाहती है। घर के सुनेपन और भविष्य की चिंता ने सुरेश के मन को भी भटका दिया था। उसे भी लगता था कि घर की उदासी और सुनेपन में वंदना कहीं डिप्रेशन की शिकार न हो जाए। लेकिन एक बड़ा सवाल यह भी था कि उम्र के इस पड़ाव पर किसी बच्चे को गोद लेना क्या समझदारी भरा कदम होगा? सुरेश 50 साल की उम्र पार चुका था, जबकि वंदना भी अगले साल उम्र के 50वें साल में कदम रखने जा रही थी। ऐसे में क्या वे बच्चे का पालन पोषण ठीक से कर पाएंगे? काफी सोच विचार और जद्दोजहद के बाद सुरेश ने महसूस किया कि अब ऐसी बातें सोचने का समय नहीं, निर्णय लेने का समय है। बच्चा अब उसकी और वंदना का बहुत बड़ा जरूरत है। वही उनके जीवन की निरस्ता, उदासी और सूनेपन को मिटा सकता है। सुरेश ने इस बारे में वंदना से बात की तो उसकी बुझी हुई आंखों में एक चमक सी आ गई। उसने पूछा, क्या अब भी ऐसा हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? हम इतने बूढ़े भी नहीं हो गए हैं कि एक बच्चे को ना संभाल सके। सुरेश ने उसे समझाया। बच्चे को गोद लेने की उम्मीद में वंदना उत्साह से भर उठी, लेकिन सवाल यह था कि बच्चा कहाँ से गोद लिया जाए। किसी अनाथालय से बच्चा गोद लेना आसान नहीं था, क्योंकि गोद लेने की शर्तें और नियम काफी सख्त थे। रिश्तेदारों से भी अब कोई उम्मीद नहीं रह गई थी। किसी अस्पताल में नाम लिखवाने से भी महीनों या वर्षों लग सकते थे। ऐसे में पैसा खर्च करके ही बच्चा जल्दी मिल सकता था, मगर बच्चे की चाहत में वे कोई गलत और गैर कानूनी काम नहीं करना चाहते थे। जब से दोनों ने बच्चे को गोद लेने का मन बनाया था, तब से वंदना इस मामले में कुछ ज्यादा ही बेचैन दिख रही थी। शायद उसके नारी मन में सोई ममता शिद्दत से जाग उठी थी। एक दिन शाम को सुरेश घर लौटा तो पत्नी को कुछ ज्यादा ही जोश और उत्साह में पाया। वह जोश और उत्साह इस बात का एहसास दिला रहा था कि बच्चा गोद लेने के मामले में
कोई बात बन गई है। उसके पूछने की नौबत नहीं आई क्योंकि वंदना ने खुद ही सब कुछ बता दिया। वंदना के अनुसार वह जिस स्कूल में पढ़ाती थी उसी स्कूल के एक रिक्शा चालक जगन की बीवी को 2 महीने पहले दूसरी संतान पैदा हुई थी। उसके 2 बेटे हैं। जगन अपनी इस दूसरी संतान को रखना नहीं चाहता था, वह उसे किसी को गोद देना चाहता था। उसके ऐसा करने की वजह सुरेश ने पूछा तो वंदना खुश होकर बोली, वजह आर्थिक हो सकती है। मुझे पता चला है जगन पक्का शराबी है। जो कुछ कमाता है उसका ज़्यादातर हिस्सा पीने वजह से उसका परिवार गरीबी झेल रहा है। मैंने तो यह भी सुना है कि शराब की वजह से जगन ने ऊंचे ब्याज पर कर्ज भी ले रखा है। कर्ज न लौटाने की वजह से लेनदार उसे परेशान कर रहे हैं। सुनने में आया है कि एक दिन उसका रिक्शा भी उठा ले गए थे। उन्होंने बड़ी मिन्नतों के बाद उसका रिक्शा वापस किया था। मुझे लगता है जगन अपना यह दूसरा बच्चा किसी को गोद देकर जिम्मेदारी से छुटकारा पाना चाहता है। इसी बहाने वह अपने सिर पर चढ़ा कर्ज भी उतार देगा। इसका मतलब वह अपनी मुसीबतों से निजात पाने के लिए अपने बच्चे का सौदा करना चाहता है। सुरेश ने व्यंग्य किया। कोई भी आदमी बिना किसी स्वार्थ या मजबूरी के अपना बच्चा किसी दूसरे को क्यों देगा? वंदना ने कहा तो सुरेश ने पूछा, जगन की बीवी भी बच्चा देने के लिए क्या तैयार है? तैयार ही होगी। बिना उसके तैयार हुए जगन यह सब कैसे कर सकता है? वंदना बोली। वंदना की बात सुनकर सुरेश सोच में डूब गया। उसे सोच में डूबा देखकर वंदना बोली, अगर तुम्हें ऐतराज ना हो तो मैं जगन से बच्चे के लिए बात करूं? बच्चा गोद लेने का फैसला हम दोनों का है, ऐसे में मुझे ऐतराज क्यों होगा? सुरेश ने वंदना से कहा। मैं जानती हूँ, फिर भी मैंने एक बार तुमसे पूछना जरूरी समझा। 2 दिनों बाद वंदना ने सुरेश से कहा, मैंने स्कूल के चपरासी माधोराम के जरिए जगन से बात कर ली है। वह हमें अपना बच्चा पूरी लिखा पढ़ी के साथ देने को राजी है, लेकिन इसके बदले वह 15,000 रुपये मांग रहा है। मेरे ख्याल से यह रकम बहुत ज़्यादा नहीं है। नहीं, बच्चे न तो बिकाऊ होते हैं और न उनकी कोई कीमत होती है। मैं जगन से उसका पता ले लूँगी। हम दोनों कल एक साथ चलकर बच्चा देख लेंगे। तुम कल बैंक से कुछ पैसे निकलवा लेना। मेरे ख्याल से इस मौके को हमें हाथ से नहीं जाने देना चाहिए, वंदना ने बेसब्री से कहा। उसकी बात सुनकर सुरेश ने खामोशी से गर्दन हिला दी। अगले दिन सुरेश शाम को वापस आया तो वंदना तैयार बैठी थी। सुरेश के आते ही उसने कहा, मैं चाय बनाती हूँ। चाय पीकर जगन के यहाँ चलते हैं। कुछ देर में वंदना 2 प्याले चाय लाकर एक प्याला सुरेश को देते हुए बोली, वैसे तो अभी पैसों की जरूरत नहीं लगती, फिर भी तुमने बैंक से पैसे निकलवा तो लिए हैं ना? हाँ, सुरेश ने चाय की चुस्की लेते हुए उत्साह में कहा। चाय पीकर दोनों घर से निकल पड़े। ऑटो रिक्शा से दोनों जगन के घर जा पहुंचे। जगन का घर एक गंदी सी कोठरी थी जो काफी गंदी बस्ती में थी। उसके घर की हालत बस्ती की हालत से भी बुरी थी। छोटे से कमरे में एक टूटी फूटी चारपाई, ईंटों के बने कच्ची फर्श पर एक स्टोव और कुछ बर्तन पड़े थे। कुल मिलाकर वहाँ की हर चीज खामोश जुबान से गरीबी बयां कर रही थी। जगन का 5 साल का बेटा छोटे भाई के साथ कमरे के कच्चे फर्श पर बैठा प्लास्टिक के एक खिलौने से खेल रहा था, जबकि उसकी कुपोषण की शिकार पत्नी तीसरे बच्चे को छाती से चिपकाए दूध पिला रही थी। इसी तीसरे बच्चे को जगन सुरेश और वंदना को देना चाहता था। जगन ने पत्नी से बच्चा दिखाने के लिए मांगा। पत्नी ने खामोश नजरों से पहले जगन को, उसके बाद सुरेश और वंदना को देखा, फिर कांपते हाथों से बच्चे को जगन को थमा दिया। उसी समय सुरेश के मन में शूल सा चुभ गया। उसे लगा वह और वंदना बच्चे के मुंह में जो करने जा रहे हैं वह गलत और अन्याय है। जगन ने बच्चा वंदना को दे दिया। बच्चा जो एक लड़की थी, सचमुच बड़ी प्यारी थी। नैन नक्श तीखे और खिला हुआ साफ रंग था। वंदना के चेहरे के भाव से लगता था कि बच्ची की सूरत ने उसकी प्यासी ममता को छू लिया था। बच्ची को छाती से चिपकाकर वंदना ने एक बार उसे चूमा और फिर जगन को वापस देते हुए बोली, अब से यह बच्ची हमारी हुई। जगन, लेकिन हम इसे लिखा पढ़ी के बाद ही अपने घर ले जाएंगे। कल रविवार है, परसों कचहरी खुलने पर
किसी वकील के जरिए सारी लिखा पढ़ी कर लेंगे। एक बात और कह दूं, बच्चे के मामले में मैं तुम्हारी बीवी की रजामंदी बेहद जरूरी है। लिखा पढ़ी के कागज पर तुम्हारे साथ साथ उसके भी दस्तखत होंगे। हम सब कुछ करने को तैयार हैं, जगन ने कहा। ठीक है, हम अभी तुम्हें कुछ पैसे दे रहे हैं, बाकी के सारे पैसे तुम्हें लिखा पढ़ी के बाद बच्चा लेते समय दे दूंगी। जगन ने सहमति में गर्दन हिला दी। इसके बाद वंदना ने सुरेश से जगन को 3,000 रुपये देने के लिए कहा। वंदना के कहने पर सुरेश ने पर्स से 3,000 रुपये निकालकर जगन को दे दिए। जगन को रुपये देते हुए सुरेश कंखियों से उसकी पत्नी को देख रहा था। वह बच्चे को सीने से कसकर चिपकाए जगन और सुरेश को देख रही थी। सुरेश को जगन की पत्नी की आंखों में नमी और याचना दिखी, जिससे सुरेश का मन बेचैन हो उठा। जगन के घर से आते समय सुरेश पूरे रास्ते खामोश रहा। बच्चे को सीने से चिपकाए जगन की पत्नी की आंखें सुरेश के जेहन से निकल ही नहीं पा रही थीं। सारी रात सुरेश ठीक से सो भी नहीं सका। जगन की पत्नी की आंखें उसके ख्यालों के इर्द गिर्द चक्कर काटती रहीं और वह उलझन में फंसा रहा। अगले दिन रविवार था, दोनों की ही छुट्टी थी। वंदना चाहती थी कि बच्चे को गोद लेने के बारे में किसी वकील से पहले ही बात कर ली जाए। इस बारे में वह सुरेश से विस्तार से बात करना चाहती थी, लेकिन नाश्ते के समय उसने उसे उखड़ा हुआ महसूस किया। उसे रहा नहीं गया तो उसने सुरेश से पूछा, मैं देख रही हूँ कि जगन के यहाँ से आने के बाद से ही तुम खामोश हो। तुम्हारे मन में जरूर कोई ऐसी बात है जो तुम मुझसे छिपा रहे हो। सुरेश ने हल्के से मुस्कुराकर चाय के प्याले को होठों से लगा लिया और कहा, कुछ नहीं। तब वंदना ही आगे बोली, हम एक बहुत बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं। इस फैसले को लेकर हम दोनों में से किसी के मन में किसी भी तरह की दुविधा या बात नहीं होनी चाहिए। मैं चाहती हूँ कि अगर तुम्हारे मन में कोई बात है तो तुम मुझसे कह दो। चाय का प्याला टेबल पर रखकर सुरेश ने एक बार पत्नी को गहरी नजरों से देखा। उसके बाद आहिस्ता से बोला, जगन के यहाँ हम दोनों एक साथ एक ही मकसद से गए थे वंदना, लेकिन तुम बच्चे को देख रही थी और मैं उसे जन्म देने वाली माँ को, इसलिए मेरी आंखों ने जो देखा वह तुम नहीं देख सकी, वरना तुम भी अपने सीने में वैसा ही दर्द महसूस करती जैसा कि मैं भी कर रहा हूँ। वंदना की आंखों में उलझन और हैरानी उभर गई। उसने कहा, तुम क्या कहना चाहते हो? मैं समझी नहीं। सुरेश के होठों पर एक फीकी मुस्कुराहट फैल गई। वह बोला, जगन के यहाँ से आने के बाद मैं लगातार अपने आप से ही लड़ रहा हूँ वंदना। बार बार मुझे लग रहा है कि जगन से उसका बच्चा लेकर हम एक बहुत बड़ा गुनाह करने जा रहे हैं। मैंने तुम्हारी आंखों में औलाद न होने का दर्द देखा, मगर मुझे जगन की बीवी की आंखों में जो दर्द दिखा वह शायद तुम्हारे इस दर्द से कहीं बड़ा था। इन दोनों दर्दों का एक ही रंग है, वजह भले ही अलग अलग हो। बहुत दिनों से खिले हुए वंदना के चेहरे पर एकाएक निराशा की बदली छा गई। उसने उदासी से कहा, लगता है तुमने बच्चे को गोद लेने का इरादा बदल दिया है। सुरेश बोला, मैंने बच्चा गोद लेना का नहीं, जगन के बच्चे को गोद लेने का इरादा बदल दिया है। वंदना ने झल्ला कर पूछा, जगन एक तरह से अपना कर्ज उतारने के लिए बच्चा बेच रहा है। वंदना, यह फैसला उसका अकेले का है, इसमें उसकी पत्नी की रजामंदी बिल्कुल नहीं है। जब वह बच्चे को अपनी सीने से अलग करके तुम्हें दे रही थी, तब मैंने उसकी उदास आंखों में जो तरफ और दर्द देखा वह मेरी आत्मा को आरी की तरह काट रहा है। हमें औलाद का दर्द है। अपने इस दर्द को दूर करने के लिए हमें किसी को भी दर्द देने का हक नहीं है। सुरेश की इस बात पर वंदना सोचते हुए बोली, हम बच्चा लेने से मना भी कर दें तो क्या होगा सुरेश? जगन किसी दूसरे से पैसे लेकर उसे बच्चा दे देगा। हम जैसे तमाम लोग बच्चे के लिए परेशान हैं। अगर हम बच्चा नहीं लेते तो किसी दूसरे को भी जगन को बच्चा नहीं देने देंगे। वंदना ने पूछा, वह कैसे? जगन अपना कर्ज उतारने के लिए बच्चा बेच रहा है वंदना। अगर हम उसका कर्ज उतार दें तो वह बच्चा क्यों बेचेगा? पैसे देने से पहले हम उससे लिखवा लेंगे कि वह अपना बच्चा किसी दूसरे को अब नहीं देगा। इसके बाद अगर वह शर्त तोड़ेगा तो हम पुलिस की मदद लेंगे। साथ ही हम बच्चा गोद लेने की कोशिश भी करते रहेंगे। मैं कोई ऐसा बच्चा गोद नहीं लेना चाहता जिसके पीछे देने वाले की मजबूरी और जन्म देने वाली माँ का दर्द और आंसू हो।
सुरेश ने जब अपनी बात खत्म की तो वंदना उसे बस निहार रही थी। ऐसे क्यों देख रही हो वंदना? सुरेश ने पूछा तो वह मुस्कुराकर बोली, देख रही हूँ कि तुम कितने महान हो। मुझे तुम्हारी पत्नी होने पर गर्व है। सुरेश ने उसका हाथ अपने हाथों में लेकर हल्के से दबा दिया। उसे लगा कि उसकी आत्मा से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया है। जो वह पाप करने जा रहा था, आज उसे उससे मुक्ति मिल गई। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।